डियर लर्नर्स, कैसे सभी? आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं और आज है हमारा लेक्चर 2। नमस्ते बच्चों, सबको नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ और सब कुछ ठीक है। चलिए, आप सभी कैसे हैं एक बार कमेंट करके बताएंगे। एक मैसेज कोई आ रहा है, मुझे लगता है देखना पड़ेगा। मैं बहुत अच्छा हूँ बच्चों। चलिए, कल सबने क्लास अटेंड की थी, एक बार कमेंट करके बताएंगे। कल की क्लास को सबने समझ लिया है, उसके नोट्स भी बना लिए हैं? सबने ऐसा कर लिया है? ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई फिर तो। हाँ, चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज है हमारी क्लास 2 बेसिक्स की। एक बार कोई कमेंट करके बताए जिसने कल की क्लास देखी हो कि कल की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। गुड इवनिंग बच्चों, सबको गुड इवनिंग, नमस्ते। लास्ट जो हमारी क्लास थी बच्चों, उसमें हमने डिस्कशन क्या किया था, कौन बता सकता है? हम्म कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था सेंटेंस क्या है, सेंटेंस किसे रिप्रेजेंट करता है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को और मीनिंग को। ठीक है, सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं, किस वजह से कोई सेंटेंस सही होता है या गलत होता है। ठीक है, यही सब हमने डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। कल हमने डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू मीनिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मीनिंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस कितने होते हैं, कल हमने वो डिस्कशन किया था। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू ग्रामर। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ग्रामर के अकॉर्डिंग मतलब ग्रामेटिकल पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस कितने होते हैं। मीनिंग के अकॉर्डिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो हमने पढ़े थे कि एक सब्जेक्ट हो गया, एक प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, आज हमें पढ़ना है अकॉर्डिंग टू ग्रामर सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है क्लास, इज देयर एनी प्रॉब्लम विद द ऑडियो और वीडियो ऑफ द क्लास, और इज एवरीथिंग फाइन? कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि क्लास नहीं चल रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ऑल क्लियर, चलिए बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, एवरीथिंग इज फाइन। चलो, एक मिनट बच्चों। देखिए, अगर किसी बच्चे की क्लास नहीं चल रही है, कोई इश्यू है, ठीक है, तो एग्जिट करके ऐप से दोबारा ऐप को मतलब स्टार्ट कीजिए। उसको दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे, एग्जिट करेंगे और फिर से हम स्टार्ट करेंगे। आ जाइए। तो पार्ट ऑफ द सेंटेंस को अगर हम देखें ग्रामर के अकॉर्डिंग, तो सेंटेंस के तीन पार्ट्स हैं बच्चे। तीन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे सेंटेंस बनता है, एक वर्ड, एक फ्रेज और एक क्लॉज। देयर आर थ्री बिल्डिंग ब्लॉक्स, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस जो बनता है तो उसके जो ग्रामेटिकल पार्ट्स होते हैं, ग्रामर पढ़ने में जिनकी हमें बार बार जरूरत पड़ती है, वो है वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। ठीक, इनको हमें पढ़ना है। आप में से कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो पहले से वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस को जानते हैं, इनके बारे में कुछ भी जानते हैं?
आप चिंता मत करो। आप इस बैच में पढ़ने आए हो ना, तो बस ये मान लो कि ये 15 दिन आपको मेरे हिसाब से चलना है। आप पहले से कुछ जानते हो नहीं जानते हो, ठीक है, चिंता नहीं करनी है कि ये पढ़ाया जाएगा कि नहीं पढ़ाया जाएगा, ये क्या होता है वो क्या होता है, आप सब छोड़ दो। आपके सारे डाउट्स बिना पूछे ना क्लियर हो जाए तो मेरे से कहना। लेकिन अभी क्या है, साथ में रहना है, ठीक है। तो वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस सबको पता है। चल, आज से अभी हम एक दो क्लास वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही बेसिक हैं। इनको लेकर अगर हमें क्लैरिटी रहती है, जो काम की चीजें हमें वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस को लेकर पता होनी चाहिए, अगर वो हमें पता हो, ठीक है, तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हमें हर एक चीज सही चलती रहेगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्ड्स की। वर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। मैं एक बेसिक डेफिनेशन इनकी यहीं पे लिख देता हूं, उसके बाद में डिटेल में हम इनको डिस्कस अब करेंगे, ठीक है। वर्ड्स क्या होते हैं? मीनिंगफुल ग्रुप्स ऑफ लेटर्स। आगे भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। फ्रेजेस क्या होती हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज एक्ट एज यूनिट्स, ठीक है। फ्रेजेस, क्लॉजेस क्या होती हैं? पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस हैविंग their own subject and predicate। तो वर्ड, फ्रेज और क्लॉज, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनसे हमारे सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर? चलो, अब वर्ड्स क्या है, फ्रेजेस क्या है, क्लॉजेस क्या है, इनके फीचर्स क्या है, इनके फंक्शंस क्या है, वो सब हमें डिस्कस करना है। बड़ी बात है, आज शुरू करेंगे, उसको कल परसों में कोशिश करेंगे कंप्लीट कर लें। तो ये तीन जो पार्ट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट हैं। जिनको इन तीनों में से कहीं पर भी कंफ्यूजन होती है, वो आगे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो इन तीनों से रिलेटेड हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, इनको लेकर हमारी क्लैरिटी एकदम ओके रहे, इसके लिए आज से हम ये डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहला क्या लिखा हुआ है? वर्ड्स। वर्ड्स क्या होते हैं? मीनिंगफुल ग्रुप्स ऑफ लेटर्स, ठीक है। फ्रेजेस क्या होती हैं? ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स एज एक्ट एज यूनिट्स, जो यूनिट्स के तरीके से एक्ट करें, ठीक है। फिर उसके बाद में क्लॉजेस क्या होती हैं? पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस हैविंग देयर ओन सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स। यहां तक क्लियर? बेसिक आइडिया एक आ जाना चाहिए कि जैसे लेटर्स होते हैं, ABCD, इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं। अब वहां से जाकर हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो सबको पता ही होगा, ठीक है। लेटर्स को जब हम इस तरीके से कंबाइन करें कि दे अटेन सम मीनिंग, दे कन्वे सम मीनिंग, ठीक। अगर हम लेटर्स को इस तरीके से कंबाइन कर दें कि वो कोई मीनिंग कन्वे करने लग जाए, तो उनको हम वर्ड कहते हैं। अनलेस अंटिल दे हैव सम मीनिंग वी डोंट कॉल देम वर्ड्स, हम उनको वर्ड्स नहीं कहते। फिर फ्रेज क्या होता है? फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के ग्रुप जो एक यूनिट का काम करने लग जाएं, एक सिंगल यूनिट का काम करने लग जाएं, उनको हम फ्रेज कहते हैं। फिर क्लॉज क्या होते हैं? क्लॉज पार्ट होते हैं सेंटेंस के, वर्ड भी पार्ट है, क्लॉज भी पार्ट है, फ्रेज भी पार्ट है, ठीक है। ऐसे पार्ट सेंटेंस के जिनके अपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, उनको हम क्लॉज कहते हैं, ठीक है। चल, अब एक बार तो ये चीजें मैं एक एग्जांपल से आपको बता देता हूँ, फिर हम इनको वन बाई वन डिस्कस करना शुरू करेंगे। देखो, राम इनवाइटेड श्याम, ठीक है। माय फ्रेंड
has been yeah, my friend is watching some action movie। ठीक है। तीसरा हमने लिखा the man could not explain where he was going। ठीक है। सेंटेंस क्या वो कल डिस्कस हो गया। ठीक है, सबको रेगुलर रहना है, पंक्चुअल रहना है। पहली क्लास से लेके लास्ट क्लास तक सारी चीजें देखनी है। ठीक। टेस्ट क्लियर करके आपसे ही पढ़ूंगा। आप सभी पढ़ोगे भाई, सभी मेहनती हो, सभी अच्छे से पढ़ोगे। मेरी भी कोशिश यही है कि हमारे सारे बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करें। ठीक है, बस थोड़ा फोकस बना के रखना। थोड़ा सा आपको अपने को फोकस बना के रखना पड़ेगा, बाकी सारे बच्चे ही क्लियर करेंगे, ऐसा मान के चल रहे हैं। आ जाओ। पढ़ाई लिखाई की बातें अगर करोगे ना तो अच्छा रहेगा, इधर उधर की बातें करोगे तो अपना टाइम खराब करोगे। अब ये मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, इनमें एक बार सभी ध्यान से समझना। राम सब्जेक्ट है, राम के बारे में हम बात कर रहे हैं। इनवाइटेड वर्ब है, श्याम ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे एक सिंगल वर्ड सब्जेक्ट है, एक सिंगल वर्ड वर्ब है और एक सिंगल वर्ड श्याम है, ऑब्जेक्ट है। यहां पर देखिए, माय फ्रेंड सब्जेक्ट है, इज वॉचिंग वर्ब है, सम एक्शन मूवी ऑब्जेक्ट है। पहले इन दोनों सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। ठीक है। राम जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, इनवाइटेड जो है वर्ब है, श्याम ऑब्जेक्ट है। तो हमारा सब्जेक्ट एक सिंगल वर्ड है, वर्ब जो है वो भी एक सिंगल वर्ड है, श्याम जो ऑब्जेक्ट है वो भी एक सिंगल वर्ड है। तो वर्ड जो होते हैं वो सेंटेंस में अलग अलग रोल्स में यूज होते हैं। क्या होते हैं वो रोल्स, कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं, क्या उनका फंक्शन होता है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं सब्जेक्ट एक सिंगल वर्ड है, वर्ब भी एक सिंगल वर्ड है, ऑब्जेक्ट भी एक सिंगल वर्ड है। अगले ही सेंटेंस में देखें तो जो सब्जेक्ट है वो सिंगल वर्ड नहीं है, वो 2 वर्ड्स का ग्रुप है। ठीक है। माई सब्जेक्ट है, माई डिटर्मिनर है, फ्रेंड नाउन है, और माई फ्रेंड ये जो 2 वर्ड्स हैं वो मिलके हमारे सब्जेक्ट बन गए। माई फ्रेंड ये जो 2 वर्ड्स का ग्रुप है वो सब्जेक्ट है। ठीक है। इज वॉचिंग ये 2 वर्ड्स का जो ग्रुप है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है। सम एक्शन मूवी ये जो 3 वर्ड्स का ग्रुप है वो एक ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पे देख रहे थे सिंगल वर्ड सब्जेक्ट था, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड सब्जेक्ट है। यहाँ पे सिंगल वर्ड वर्ब था, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स वर्ब है। यहाँ पे सिंगल वर्ड ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑब्जेक्ट है। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक सिंगल यूनिट का काम करने लगते हैं, इनको हम कहते हैं फ्रेज। ठीक है। तो ये जो माई फ्रेंड हमने लिखा है ये एक फ्रेज है, इज वॉचिंग जो लिखा है वो एक फ्रेज है, सम एक्शन मूवी जो लिखा है वो एक फ्रेज है। अगले सेंटेंस में आइए। नेक्स्ट सेंटेंस में अगर हम देखें तो द मैन सब्जेक्ट है, कुडंट एक्सप्लेन वर्ब है। ठीक है। वेयर ही वॉज गोइंग ये उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है। कल आपने क्लास अटेंड नहीं की थी, इसके बाद देख लूंगा। हाँ, क्लासेस अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तभी फायदा होगा, अगर आप क्लासेस सीक्वेंस में नहीं देखेंगे। देखो, इंग्लिश पढ़ने के और पढ़ाने के 2 बड़े पॉपुलर तरीके हैं, हम सबको पता होगा। क्या कि अगर एक तरीका तो ये होता है कि आज हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, आज हम कुछ फॉर्मूले लेकर आए हैं, आज हम कुछ रूल लेकर आए हैं, ये हम आज याद कर लेंगे। फिर कल कुछ नए रूल और नए क्वेश्चन लेकर आएंगे, वो हम कल याद कर लेंगे। एक तरीका तो ये होता है। जो हमने पहले पढ़ा था उसका जो हम बाद में पढ़ेंगे उससे कोई लेना देना नहीं है। एक तो पढ़ने का तरीका ये होता है। लेकिन हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास है, जो फर्स्ट चैप्टर है, वो लास्ट क्लास और लास्ट चैप्टर को समझने के लिए इंपॉर्टेंट होगा।
अंडरस्टैंडिंग कभी भी टुकड़ों टुकड़ों में डेवलप नहीं होती है। अंडरस्टैंडिंग हमेशा एक कॉन्टिन्यूअस, मतलब एक कंप्लीट होलिस्टिक पिक्चर बनती है, तब जाके डेवलप होती है। तो ये सारी चीजें ना आपस में जुड़ी हुई हैं। तो पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, आप इनको छोड़ के नहीं पढ़ सकते, आपको सबको एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो ये जो हमने लिखा, द मैन कुड नॉट एक्सप्लेन, कि मैन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया? वेयर ही वॉज गोइंग। अब वो जो वेयर ही वॉज गोइंग हमने लिखा, वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पार्ट ही होता है सेंटेंस का, भाई सब्जेक्ट भी पार्ट है, ठीक है, वर्ब भी पार्ट है, ऑब्जेक्ट भी सेंटेंस का पार्ट ही होता है। तो हम देख रहे हैं यहां पर जो ऑब्जेक्ट हमने लिखा ना, वेयर ही वॉज गोइंग है। अब वेयर ही वॉज गोइंग में आप देखोगे तो ही सब्जेक्ट है, वॉज गोइंग उसका प्रेडिकेट है। तो हमारे पास सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट है जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट है, और ये वेयर कंजंक्शन है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे क्लॉज। तो श्याम एक वर्ड है, इनवाइटेड एक वर्ड है, राम एक वर्ड है, माई फ्रेंड जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो एक फ्रेज है, इज वॉचिंग जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो एक फ्रेज है, सम एक्शन मूवी जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो एक फ्रेज है। ठीक, द मैन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो एक फ्रेज है, कुडंट एक्सप्लेन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो एक फ्रेज है। ठीक है, वेयर ही वॉज गोइंग जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, इसमें और बाकियों में एक डिफरेंस है, इसमें सब्जेक्ट भी और प्रेडिकेट भी है। तो ये सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट है जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही है, तो ये एक क्लॉज है। तो वेयर ही वॉज गोइंग एक क्लॉज है, सम एक्शन मूवी एक फ्रेज है, शाम एक वर्ड है। तो ये एक आपको हल्का सा आइडिया आया होगा कि हाँ भाई, वर्ड जब हम कह रहे हैं तो हमारा मतलब है किससे, जब हम फ्रेज कह रहे हैं तो हमारा मतलब है ग्रुप ऑफ वर्ड से जो एक सिंगल यूनिट का काम करे। ठीक है, और जब हम क्लॉज कह रहे हैं तो हमारा मतलब है सेंटेंस के एक ऐसे पार्ट से जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो। यहां तक क्लियर? अब इन चीजों को हम डिटेल में पढ़ते हैं। आ जाइए, शुरुआत करते हैं वर्ड से। वर्ड, फ्रेज और क्लॉज तीन है ना, तो हम शुरुआत करते हैं वर्ड से। वर्ड की डेफिनेशन हमने समझ ही ली है कि वर्ड की डेफिनेशन क्या होती है। साथ में रहेंगे, धीरे धीरे समझ जाएंगे। मैंने केवल एग्जांपल दिए थे, जो बच्चे वहीं से समझ गए ठीक है, जो वहां से नहीं समझ गए वो साथ में रहेंगे, वहां से आगे चलेंगे। ठीक है, आप समझेंगे। शुरुआत करते हैं वर्ड से। वर्ड को डिफाइन कैसे करना है हम सबको पता है, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर्स के ऐसे ग्रुप जिनका कोई मीनिंग हो, ठीक है, उन्हें हम उन्हें हम ठीक है, वर्ड कहते हैं। जैसे एग्जांपल से अगर मैं यहाँ पे लिखूं, हालांकि जरूरत नहीं है, मुझे लगता है आप लोग इतने कमजोर भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी चलो फॉर्मेलिटी के लिए लिख देते हैं। मैंने लिखा TEA, मैंने लिखा ATE, और मैंने लिखा TAE। ठीक है, और मैंने लिख दिया EAT। और क्या लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं। TEA हो गया, TAE हो गया, ATE हो गया, EAT हो गया, और AET लिख सकते हैं क्या? हाँ, चलो लिख दिया। ETA लिख सकते हैं क्या? चलो, ये मैंने यहाँ पर तीन लेटर्स हैं। ठीक है, हाँ, एक एक T लेटर है, एक A लेटर है, एक E लेटर है, हमारे पास तीन लेटर्स हैं। तो हमने तीन लेटर्स को अलग अलग तरीके से अरेंज किया, तो उनको हमने ऐसे लिखा, विच ऑफ दीज सिक्स ग्रुप्स ऑफ थ्री लेटर्स। तीन लेटर्स है हमारे पास, एक लेटर है T, एक लेटर है A, और एक लेटर है E। ठीक है, तो तीन लेटर्स को हमने अलग अलग तरीके से अरेंज किया, मतलब उन लेटर्स के हमने 6 ग्रुप बनाए। अब आप जल्दी से बताओ कि विच ग्रुप्स आर वर्ड्स एंड विच वंस आर नॉट। इन ग्रुप्स में से कौन से ग्रुप्स जो हैं उनको हम वर्ड कह सकते हैं और किन को नहीं कह सकते। हालांकि आप सबको ही पता होगा, आप सभी होशियार हो, लेकिन फिर भी जैसा हमने कहा है भाई बेसिक से पढ़ा रहे हैं, तो फिर बेसिक से पढ़ा देते हैं। मैंने नंबर लिख दिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। हमने तीन लेटर्स को 6 वेज में अरेंज किया है। इन 6 ग्रुप्स में से कौन से ग्रुप्स को लेटर्स के हम वर्ड कह सकते हैं, बस ये बताइए जल्दी से। इतना भी मुश्किल नहीं मेरे भाइयों। 3, 5 एंड 6 आर वर्ड्स। मुश्किल क्वेश्चन पूछ दिया क्या मैंने तुम लोगों से? चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ।
दिस अरेंजमेंट इज अ वर्ड, ठीक है, दिस अरेंजमेंट इज अ वर्ड, 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 दिस अरेंजमेंट इज नॉट अ वर्ड। कोई नहीं, पढ़ेंगे तो आ जाएगा धीरे। देखो, पढ़ने की आदत डालनी पड़ती है। अभी आप लोग टेंशन मत लेना, अभी से कहीं पढ़ने मत भाग जाना कि लाओ हम कोई किताब ले लें, कोई बुक ढूंढ लें, पढ़ने की कोशिश करें। अभी से आपको बस जो पढ़ाया जा रहा है उतना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको खुद पढ़ने के लिए कंटेंट दूंगा, रीडिंग की प्रैक्टिस के लिए, उसी को पढ़ना है। अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ना है, अपनी तरफ से बस डाउट और क्वेश्चन ढूंढने और पूछने हैं, ठीक है। तो अभी क्या है मैं आपको बताऊं, ये जो हमने 6 ग्रुप्स लिखे हैं, ठीक है, इन 6 में से एक ऐसा ग्रुप है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है। बाकियों का कुछ ना कुछ मतलब है, कुछ ना कुछ मीनिंग है, उनके साथ कुछ ना कुछ मीनिंग एसोसिएटेड है। तो ऐसा अरेंजमेंट वर्ड्स का, ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट वर्ड्स का जिसके साथ में कोई मीनिंग अटैच्ड हो, जिसका कोई मतलब हो, जिसको पढ़कर सुनकर हमारे दिमाग में कुछ आइडिया आए, वो वर्ड है। और जो नॉनसेंस ग्रुप ऑफ लेटर्स है जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई सिर पैर नहीं है, वो वर्ड नहीं है, ठीक। अब जैसे मैं आपको समझाता हूं, देखिए क्या है। टी एक बेवरेज है, सबको ही पता है, चाय पीते हैं ना, इंडिया में तो कितनी पॉपुलर है चाय, ठीक है। एट जो है, ये सेकेंड फॉर्म है ऑफ ईट, ईट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है एट, ठीक है। टाई क्या है, ये है टाई क्वांडो, होता है ना, टाई क्वांडो। तो ये उसका एक वर्ड है, इसका कोरियन मीनिंग होता होगा, जो भी देख लेना, ठीक है। ईट क्या है, अब वर्ब है, ईट एक एक्शन वर्ड है, ठीक है, ठीक। ईटीए क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है, मतलब एब्रीविएशन है एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल। फॉर्मल कम्युनिकेशन में काफी ज्यादा यूज होता है, आप लोगों ने कभी पढ़ा सुना नहीं वो अलग बात है। एयरपोर्ट वगैरह पे लिखेंगे तो लिखा होता है ईटीए, ईटीए के आगे लिखा होता है कि ट्रेन आने वाली है, फ्लाइट आने वाली है, कितने बजे, ठीक है। तो ये जो टीईए हमने ग्रुप ऑफ लेटर्स लिखा है, इसका अपने एक मीनिंग है, चाय एक पेय पदार्थ है, एट एक वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ईट एक वर्ब है, टाई एक मार्शल आर्ट्स मतलब है, ठीक है, ताइक्वांडो जिसको बोलते हैं। ईटीए शॉर्ट फॉर्म है एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल की, इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये वर्ड नहीं है, बाकी वर्ड है। बात समझ में आई। तो हम वर्ड किसे कहते हैं, हम वर्ड कहते हैं लेटर्स के ऐसे ग्रुप को जिसका कुछ मतलब हो, जिसको पढ़कर, जिसको समझकर हमारे दिमाग में कोई आइडिया आए। तो अगर ग्रुप ऑफ लेटर्स के साथ में कोई मीनिंग अटैच्ड है, उनको पढ़ने सुनने से कुछ समझा जाता है या कुछ समझ में आता है, तो वो वर्ड है। अगर उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो नॉनसेंस अरेंजमेंट है लेटर्स का, तो वो वर्ड नहीं है। अब कई बार क्या होता है कि इनमें से कुछ वर्ड कॉमन है, टी है, एट है, ईट है, ठीक है, ये सबको पता होंगे। टाई है, ईटीए है, ये बहुतों को नहीं पता होंगे, तो उनको लगेगा कि ये कोई वर्ड नहीं है, ये कोई वर्ड नहीं है। तो उसके लिए आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए आपको पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। नहीं तो कई बार क्या होता है, जो चीजें हमें नहीं पता होती हम उनको गलत मानने लगते हैं, हम ये मानते हैं कि जो हम नहीं जानते वो गलती है। ऐसा नहीं है, अभी बहुत कुछ ऐसा है जो सही है, लेकिन आप वहां तक पहुंचे नहीं हो, तो आपको वहां तक पहुंचने की जरूरत है। तो कुल मिला के ध्यान ये रखना है कि अभी आपको बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है। जब आप वो पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, जान जाएंगे, तो फिर आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। जब तक हम उतना जान नहीं पा रहे हैं, सीख नहीं पा रहे, तब तक हम क्या करते हैं, जो चीज हमें नहीं पता होती हम उसको गलत मान लेते हैं। हमें पता ही नहीं तो हम मानते हैं गलती होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सी सही चीजें जो आप जानते नहीं हो धीरे धीरे जान जाओगे, ठीक है। तो अब मुझे ये एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं है कि वर्ड क्या है, वर्ड आप समझ गए। चलो, अगर समझ गए जल्दी से एक बार कमेंट कर दो, वर्ड क्या होता है। अगर आप ये समझ गए हो तो जल्दी से एक बार कमेंट कर दो, डेफिनेशन। एक बार जल्दी से वर्ड की, यस कमेंट मत करो बालको, वर्ड की डेफिनेशन कमेंट करो।
अगर कोई छोटा बच्चा आपसे पूछ दे, आपके घर में छोटा भाई बहन कोई पड़ोसी आपसे पूछ दे वर्ड क्या होता है, तो क्या बताओगे? मेरा नाम लीजिए, ये नोट मेरा नाम लीजिए, उसका नाम लीजिए, ये मैं नहीं करता कराता, ठीक है? मेरे से ऐसा कमेंट मत करना बच्चों। हाँ, ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स अ मीनिंग, बढ़िया है, आप ऐसे कह सकते हो। आप सीधे कहो मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। बढ़िया, सारे बच्चों को समझ में आ गया। तो ये तो आपने समझ लिया कि वर्ड होता क्या है। अब आ जाओ दूसरी तरफ, वर्ड होता क्या है आप जान गए। अब कितने टाइप के वर्ड्स होते हैं? टाइप्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है? कितने होते हैं टाइप्स ऑफ वर्ड, कितने होते हैं, ये भी हमें जानना है। देखो, तीन मेन क्वेश्चन है वर्ड से रिलेटेड जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। एक, वर्ड्स क्या होते हैं, वो आपने वहां जान लिया। दूसरा, मैं पूछ रहा हूं वर्ड्स कितने टाइप के होते हैं, ये आप बताओगे। तीसरा, फिर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज देयर रोल, व्हाट आर देयर रोल्स, व्हाट डू वर्ड्स डू इन अ सेंटेंस। तो एक तो हमें दो बातें और समझनी, वर्ड्स क्या होते हैं वो आप समझ गए, ठीक है? अब एक तो हमें ये समझना है कि जो वर्ड्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ये सब बेसिक बातें आप सबको पता होंगी, लेकिन एक बार ना रिकॉल कर लेते हैं, उनसे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन डाउट वगैरह होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा, और कुछ नया जानना सीखना होगा वो भी पता चल जाएगा। बताओ भाई, वर्ड्स क्या होते हैं ये तो आप जान गए। अब वर्ड्स कितने टाइप के होते हैं ये भी बता दो जल्दी से, और वर्ड सेंटेंसेस में करते क्या है, वर्ड्स का काम क्या होता है। क्या होते हैं वर्ड्स, क्लियर। कितने टाइप के होते हैं वर्ड्स, क्लियर। अब ये सेंटेंस में करेंगे क्या, इनका काम क्या होता है वर्ड्स का। हाँ, चलो। तो वर्ड्स के जो टाइप्स होते हैं वो टोटल 8 होते हैं। इन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, लेकिन जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच ना कह के वर्ड क्लासेस कहता हूं, तो कंफ्यूज ना हो जाना। देयर आर 8 टाइप्स और क्लासेस ऑफ वर्ड्स, ठीक है? तो ध्यान रखना, मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि मैं इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच ना कह के वर्ड क्लासेस कहता हूं। तो अगर मैं कभी वर्ड क्लास कहूं तो आप समझ जाना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात हो रही है, ठीक है? तो 8 होते हैं, अभी मैं इनको एक्सप्लेन कर दूंगा आगे। अभी बस इतना ध्यान रखना कि 8 होते हैं, ये हम जान गए, ठीक है? अब आ जाओ, वर्ड सेंटेंस में करते क्या है। वर्ड्स करते क्या है, ये भी तो बता दो सेंटेंस में। तो दे हैव डिफरेंट रोल्स इन सेंटेंसेस टू परफॉर्म, वर्ड्स हैव डिफरेंट रोल्स टू परफॉर्म इन सेंटेंसेस, ठीक है? दे रेफर टू somebody और समथिंग, दे रेफर टू somebody और समथिंग। ये somebody है और ये समथिंग है, ध्यान रखना। वर्ड्स किसी चीज को रेफर करते हैं, ठीक है? दे कनेक्ट, वो कनेक्ट करते हैं पार्ट ऑफ द सेंटेंस को। दे रिलेट, वो रिलेट करते हैं पार्ट ऑफ द सेंटेंस को, ठीक है? दे मॉडिफाई, वो पार्ट ऑफ द सेंटेंस को, दूसरे वर्ड्स को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है? दे एक्सप्रेस आर फीलिंग्स, दे एक्सप्रेस आर फीलिंग्स, वो हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर हम देखें तो वर्ड्स का जो सेंटेंस में हम यूज करते हैं, तो वर्ड्स मेनली ये काम परफॉर्म करते हैं। अभी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक? किसी बच्चे ने पूछा भाई ये कौन सा टॉपिक है, आप टॉपिक भूल जाओ, आप ये ध्यान रखो बस बेसिक्स ऑफ इंग्लिश चल रहा है। टॉपिक है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के बेसिक्स, जिनको क्लियर करने के बाद में, जिनको समझने के बाद में हम इंग्लिश को समझ पाते हैं, फिर हमें इंग्लिश को याद करने की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो टॉपिक है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। खुश बच्चे? अच्छा, अब देखो वर्ड्स का काम सेंटेंस में क्या होता है, मैं एक और फिर से आपको बता देता हूं। वर्ड्स का काम होता है सेंटेंस में या तो किसी पर्सन को या थिंग को रेफर करना, वर्ड्स किसी थिंग या किसी पर्सन को रेफर करते हैं। वर्ड्स जो होते हैं वो कनेक्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस को, जो कंजंक्शंस होते हैं। वर्ड्स जो होते हैं वो रिलेट करते हैं पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस को, प्रेपोजिशंस होती हैं।
वर्ड्स जो होते हैं वो मॉडिफाई करते हैं पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस को, एडजेक्टिव और एडवर्ब होते हैं, ठीक है। वो एक्सप्रेस करते हैं हमारी फीलिंग्स को, इंटरजेक्शंस होते हैं, ठीक है। इंटरजेक्शंस ये काम करते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब्स ये काम करते हैं, प्रेपोजिशंस ये काम करती हैं, कंजंक्शंस ये काम करते हैं, नाउन प्रोनाउन वर्ब ये काम करते हैं। अब एक सेकंड कर दूं मैं, ठीक है। ये समझना है आपको। मैं फिर से बार बार आपको याद दिला रहा हूं, सबको ध्यान रखना है। कहाँ चला गया? जो आपका वो आएगा ना, क्या नाम, ये बेसिक्स का कोर्स पूरा हो जाने का जो आपका टेस्ट होगा, ठीक है, उसमें ये चीजें ही आएंगी क्वेश्चंस में। तो ये अपना अभी से क्लियर करते हुए चलना। यहां तक हो गया, चलो। अब ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन में समझाता हूँ, इसकी तो जरूरत है नहीं, ये तो हो गया। व्हाट आर वर्ड्स, मतलब यहाँ पे लिख ही देता हूँ तो आपको ध्यान रहेगा। ये बाद में पीडीएफ आपको मिल जाएगा ना, तो पीडीएफ से आपको समझने में आसानी रहेगी कि हमने पढ़ा क्या है। व्हाट आर वर्ड्स, वर्ड्स क्या होते हैं वो हमने यहां पर पढ़ा था। वर्ड्स कितने होते हैं वो यहाँ लिखा, वर्ड्स क्या करते हैं वो ये लिखा। चलो, मुश्किल तो नहीं लग रहा है? एक चीज बताना, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है भाई ये क्या पढ़ रहे हैं हम? हाँ, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये इंग्लिश पढ़ रहे हैं कि कुछ और पढ़ रहे हैं? क्योंकि जनरली जब बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं तो उनको इस तरीके का एक्सपीरियंस नहीं होता। इंग्लिश का मतलब कुछ ऐसा जो याद करो। समझ में आ रहा है ना? लग रहा है कि चीजें हम समझ पाएंगे? अपने पे कॉन्फिडेंस आ रहा है इन चीजों को सुनने समझने के बाद में? ठीक लग रहा है कि रास्ता सही है? मजा आ रहा है? मैं चैट में ज्वाइन नहीं हो रही हूँ। आप ज्वाइन हो बच्चे, आपका कमेंट मुझे दिखाई पड़ रहा है। हाँ, चिंता नहीं करो। हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ा सा नया सा लगे, थोड़ा सा समझने में भी दिक्कत हो। बस मेरी एक बात मानना, रास्ता मत बदल देना। रास्ता यही है, लेकर आपको अंडरस्टैंडिंग तक यही जाएगा। इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, लैंग्वेज में सेंस डेवलप करना है, तो रास्ता यही है और कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा तरीका ही नहीं। ठीक है। हाँ, तो बने यही रहना है, सीखना यही है, समझना यही है। एक बार रिवाइज करे, चार बार रिवाइज करे, पांच बार रिवाइज करे, लेकिन करना यही है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। ठीक है, चलो। तो वर्ड क्लासेस की बात कर लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड क्लासेस का मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, लेकिन मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलूंगा नहीं, मैं वर्ड क्लासेस ही बोलूंगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि वर्ड क्लासेस का मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हमें पता है कि इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं, लाख हैं, 10 लाख हैं, 20 लाख हैं, जितने भी हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है कितने हैं। कितने टाइप के हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्लास की टाइमिंग है 4 PM। क्लास स्टार्ट होती है 4 to 5 का वैसे शेड्यूल है, लेकिन वो थोड़ा 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ही जाती है। हाँ, तो क्या बता रहा था? वर्ड क्लासेस, हाँ, इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं उनको सबको अगर हम कैटेगराइज करें तो सबको 8 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर्मल भाषा में कहते हैं, और हम वर्ड क्लासेस कहेंगे। हम लोग जो हैं हम वर्ड क्लासेस कहेंगे। तो देयर आर 8 क्लासेस ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश, जिनको हम 8 वर्ड क्लासेस कहते हैं। अब अगर हम इन 8 वर्ड क्लासेस को कैटेगराइज करें तो हम इनको दो ग्रुप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक, एक प्राइमरी वर्ड क्लासेस। कौन सी? प्राइमरी। प्राइमरी वर्ड क्लासेस, ठीक है। और एक सेकेंडरी, एक आपकी सेकेंडरी। तो हम वर्ड्स को कैटेगराइज कर सकते हैं 8 ग्रुप्स में, और उन 8 ग्रुप्स को फर्दर हम कैटेगराइज कर सकते हैं 2 ग्रुप्स में, प्राइमरी वर्ड क्लासेस, सेकेंडरी वर्ड क्लासेस। ठीक है। प्राइमरी वर्ड क्लासेस में आपके नाउन्स आ जाएंगे, वर्ब्स आ जाएंगी, एडजेक्टिव्स आ जाएंगे, और एडवर्ब्स आ जाएंगे।
हो सकता है ये चीजें अभी आपको काम की ना लग रही हो सकता है ये चीजें अभी आपको इंटरेस्टिंग भी ना लग रही हो सकता है ये आपको भी समझ में भी ना आ रही हो। मैं उसको लेकर तो कोई मतलब कमिटमेंट या प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो इंटरेस्टिंग ही लगेगा, मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो सब समझ में ही आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं जो पढ़ाऊंगा वो आपको समझ में आएगा नहीं आएगा वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर, आप कितना सिंसियरली पढ़ते हो, आप कितना अच्छा रिवीजन करते हो, आप अपने डाउट्स कंफ्यूजन्स को कितना अच्छे क्लियर करते हो, वो सब उस पर डिपेंड करता है। मैं कभी ऐसा नहीं कहता कि मैं जो पढ़ाऊंगा वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है लर्नर पे। मैं ये भी नहीं कहता कि जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, मजा आएगा। ठीक है, कोई मजा वजह कुछ नहीं आएगा भाई मेरे पढ़ाने में। एक चीज है, अगर मन से पढ़ोगे, जैसा बताऊंगा वैसा करोगे और मेहनत करोगे तो निराश नहीं होगे। जो करना चाहते हो वो हो जाएगा, इंटरेस्टिंग चाहे लगे चाहे ना लगे, वो मैं कमिट नहीं करता। ठीक है, तो हो सकता है ये चीजें आपको अच्छी ना लग रही हो, इंटरेस्ट ना आ रहा हो सकता है आपको ये चीजें समझ में भी ना आ रही हो सकता है ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट भी ना लग रही हो, वो सब किनारे कर दो, उनकी कोई यहाँ पे रेलिवेंस नहीं है। मेन चीज है ये आपको समझनी है। ठीक है, चलो। तो एक तो ये वर्ड क्लासेस हो गई, दूसरी हो गई सेकेंडरी वर्ड क्लासेस। सेकेंडरी वर्ड क्लासेस में देखो आपके प्रोनाउंस आ जाएंगे। ठीक है, कंजंक्शंस आ जाएंगे, प्रेपोजिशंस आ जाएंगे, इंटरजेक्शंस आ जाएंगे। लगभग हम सभी ये जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा ऐसा इस क्लास में होगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता इस क्लास में कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको ये ना पता होता कि हाँ भाई 8 वर्ड क्लासेस होती हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब वर्ड वर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन, सबको ही पता होता है, ये तो बातें सबको पता होती हैं। ठीक है, अब जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर बताना, वो सबको कई बार नहीं पता होती कि ये जो वर्ड क्लासेस हैं कि भाई ये नाउन है प्रोनाउन है, इनका बेसिस क्या है, कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कोई वर्ड नाउन माना जाए या कंजंक्शन माना जाए, कैसे हम डिसाइड करते हैं कि किसी वर्ड को वर्ब माना जाए या एडजेक्टिव माना जाए। बेसिस इस कैटेगराइजेशन का क्या है। कैटेगराइजेशन समझ में आ गया कि वर्ड्स को हमने 8 कैटेगरीज में पुट कर दिया, तो वी हैव कैटेगराइज्ड वर्ड्स इनटू 8 कैटेगरीज, बट द बेसिस ऑफ दिस कैटेगराइजेशन, इसका वो क्या है। इन वर्ड्स को आप कैटेगराइज कर कैसे देते हो कि इसको प्रेपोजिशन कहना है, इसको वर्ब कहना है, इसको एडजेक्टिव कहना है। हमारे बच्चे होते हैं ना, कई बार कंफ्यूज रहते हैं, वो कहते हैं भाई पता कैसे चल जाता है ये एडजेक्टिव है, पता कैसे चल जाता है ये प्रेपोजिशन है। ठीक है, पता कैसे चल जाता है कंजंक्शन है। तो इस कैटेगराइजेशन का बेसिस क्या है, ये कौन बताएगा। मीनिंग से, यूज ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस से, बढ़िया। हाँ, जो समझ में आपको बता, जो आप जानते हो आप वही बता दो। ठीक है, मेरे लिए उतना बहुत है कि आप बता रहे हो, सही बता रहे हो गलत बता रहे हो वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप बता रहे हो। आपके बताने से मुझे ये पता चल जाता है यू आर एन एक्टिव लर्नर, आप वीडियो देख के पढ़ने वाले नहीं हो, आप कोशिश करके पढ़ने वाले पर्सन हो। नहीं तो कुछ लोग रहते हैं जैसे कोई सीरीज ज्वाइन कर रखी हो उन्होंने, ठीक है, और नया एपिसोड रोज आ रहा है और वो देख रहे हैं। तो आप पैसिव लर्नर नहीं हो, एक्टिव लर्नर हो, मेरे लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेम से तो नाउन फ्रेज हो सकता है, हाँ जो समझ में आए बता दो। चलो बढ़िया। अच्छा, प्राइमरी और सेकेंडरी में कैसे कैटेगराइज किया वो भी मैं बता देता हूँ, वो भी मैं बता देता हूँ, उसकी चिंता नहीं करो। देखो, वर्ड्स का कैटेगराइजेशन जो है वो होता है उनके फंक्शन के बेसिस पे, कि वर्ड्स क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे सेंटेंस में, इससे उनका टाइप डिसाइड होता है। तो कौन सा वर्ड किस वर्ड क्लास से बिलोंग करता है ये डिसाइड होता है उसके फंक्शन से। तो अगर आपको कभी ये समस्या होती है जानने में कि कोई वर्ड नाउन है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है एडवर्ब है, तो कमो बेश आपको उसका फंक्शन जानना पड़ेगा कि सेंटेंस में वो करता क्या है। ये फ्रेशर के लिए ही है, ये जो बेसिक्स पढ़ा रहा हूं भाई ये तो फ्रेशर के लिए, सबके लिए। ठीक है, तो वो पता चलता है किससे, फंक्शन से, कि
नाउन्स का फंक्शन अलग होता है, एडजेक्टिव्स का फंक्शन अलग होता है, एडवर्ब्स का फंक्शन अलग होता है, प्रेपोजिशंस का फंक्शन अलग होता है, कंजंक्शन का फंक्शन अलग होता है। तो किसी भी वर्ड का फंक्शन क्या होता है सेंटेंस में, उससे उसकी कैटेगरी डिसाइड होती है। मैं एक बार इनके फंक्शंस आपको समझा देता हूं, देखिए। नाउन्स रेफर टू somebody और समथिंग, ठीक है। वर्ब्स रेफर टू एक्शंस और स्टेट्स, ठीक है। एडजेक्टिव्स मॉडिफाई नाउन्स। जब हम नाउन्स कहते हैं तो प्रोनाउंस वहां पे अंडरस्टूड है, ध्यान रखना। एडवर्ब्स मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। तो पहले हम इनकी बात कर लेते हैं कि क्या फंक्शन होता है उन वर्ड्स का जो नाउन होते हैं, क्या फंक्शन होता है उन वर्ड्स का जो प्रोनाउन होते हैं, क्या फंक्शन होता है उन वर्ड्स का जो एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो समझो, नाउन्स वो वर्ड्स होते हैं जो रेफर करते हैं किसी पर्सन को या किसी थिंग को। somebody समथिंग, somebody का मतलब पर्सन, समथिंग का मतलब थिंग। वर्ब्स वो वर्ड होते हैं जो रेफर करते हैं किसी एक्शन को या किसी स्टेट को। सीधे शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हो कि नाउन और वर्ब्स जो होते हैं वो रेफरेंस वर्ड्स होते हैं। ये थोड़ा सा हो सकता है आपको लग रहा हो कि बाउंस सा जा रहा है, कुछ ऊपर से निकल गया। किस किस को ऐसा लग रहा है कि ये बात तो मेरे सर के ऊपर से चली गई, पकड़ में नहीं आया, क्या बोल दिया सर जी ने? क्या कोई ऐसा है जिसको ये लग रहा हो कि ये बात तो क्या बता दी, ये तो सब हमारे ऊपर से निकल गई, कुछ पकड़ में नहीं आ रहा? है कोई ऐसा? जल्दी से कमेंट करके बताना। चलो, अगर कोई है तो ठीक है, अगर कोई नहीं है तो भी ठीक है। मैं बताऊंगा ही, मैं बताता हूँ, देखो होता क्या है। नाउन और वर्ब जो होते हैं ना, ये दोनों रेफरेंस वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो किसी न किसी को रेफर करते हैं। अगर हमें किसी वर्ड से किसी पर्सन या किसी थिंग का रेफरेंस मिले, जैसे मान लो मैं वर्ड बोलूं ट्री, तो मैंने ट्री बोला, तो ट्री से रेफरेंस मिला एक थिंग का, ट्री रेफर कर रहा है किसी थिंग को। तो ट्री जो है वो रेफरेंस वर्ड है, किसका रेफरेंस वर्ड है? थिंग का। अगर मैं बोल दूं फ्रेंड, तो फ्रेंड वर्ड भी रेफरेंस है, किसका? पर्सन का। मैं बोल दूं किचन, तो किचन भी रेफरेंस है, किसका रेफरेंस है? प्लेस का। प्लेस भी थिंग होती है, ध्यान रखना, ठीक है। मैं जैसे वर्ड बोल दूं एक्टर, तो एक्टर वर्ड रेफरेंस है, किसका? किसका रेफरेंस है? पर्सन का। एक्टर किसको रेफर कर रहा है? किसी पर्सन को। किचन किसे रेफर कर रहा है? किसी थिंग को। मैं बोल दूं कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट किसे रेफर कर रहा है? किसी थिंग को, ठीक है। मैं बोल दूं यहां पर टीचर, टीचर किसे रेफर कर रहा है? पर्सन को। सूचित नहीं करना, इंगित करना। रेफरेंस अलग वर्ड होता है। तो ऐसे वर्ड्स जिनसे हमें किसी थिंग का या किसी पर्सन का रेफरेंस मिले, वो नाउन्स होते हैं। अब कुछ क्लियर हुआ पहले के मुकाबले? जैसे मैं एक वर्ड बोल दूं कैमरा, कैमरा बोल दिया मैंने, तो कैमरा वर्ड किसे रेफर कर रहा है? किसी थिंग को। मैं बोल दूं वाटर, वाटर किसे रेफर कर रहा है? किसी थिंग को। मैं बोल दूं गार्डनर, गार्डनर किसे रेफर कर रहा है? किसी पर्सन को। तो ऐसे वर्ड जो किसी थिंग या किसी पर्सन को रेफर करते हैं वो नाउन होते हैं। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? जल्दी से बताना। अब आ जाते हैं वर्ब्स। वर्ब्स भी रेफरेंस वर्ड्स होती हैं, लेकिन वर्ब्स किसे रेफरेंस करती हैं? वर्ब किसे रेफर करती हैं? वर्ब्स रेफर करती हैं एक्शंस को या स्टेट्स को, थिंग या पर्सन को नहीं। थिंग या पर्सन ने क्या किया या थिंग या पर्सन के साथ क्या हुआ, ये जो बताए वो वर्ब है। जैसे मोहन लाफ्ड, मैंने एक सेंटेंस ऐसे बोला, मोहन लाफ्ड। तो दो वर्ड हैं, एक मोहन है और एक लाफ्ड है। मोहन रेफर कर रहा है किसी पर्सन को, मोहन कोई पर्सन ही होगा, तो मोहन रेफरेंस है, किसका रेफरेंस है? पर्सन का। लाफ्ड किसका रेफरेंस है? एक्शन का, ठीक है। फिर मैंने लिखा मोहन डाइड, मोहन किसका रेफरेंस है? पर्सन का। डाइड किसका रेफरेंस है? स्टेट का। एक्शन नहीं है, मर जाना जो है वो एक्टिविटी नहीं है, स्टेट है।
तो मैंने कहा मोहन डाइड, तो मोहन रेफरेंस पर्सन का है, ठीक है, डाइड रेफरेंस किसका है, स्टेट का। तो जो वर्ब होती है, वर्ब एक ऐसा वर्ड होती है जो किसी एक्शन को, ठीक है, या किसी स्टेट को रेफर करती है। आया कुछ समझ में, पहले के मुकाबले थोड़ा क्लियर हुआ। तो ऐसे वर्ड जो किसी थिंग या किसी पर्सन को रेफर करें वो नाउन होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो किसी स्टेट या एक्शन को रेफर करते हैं वो वर्ब होते हैं। ईट है, प्ले है, वॉच है, सी है, स्कॉल्ड है, लिसन है, रन है, प्ले है, कट है, पुट है, सेट है, थ्रो है, ये सब क्या है, ये सब एक्शंस हैं। तो ऐसे वर्ड जो एक्शन को रेफर करें वो वर्ब है, ऐसे वर्ड जो थिंग या पर्सन को रेफर करें वो नाउन है। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। चल अब आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव और एडवर्ब से जो दोनों वर्ड्स होते हैं ना बच्चे, ये होते हैं मॉडिफायर्स। इनका काम होता है दूसरे वर्ड्स के बारे में डिटेल्स देना, दूसरे वर्ड्स के डिस्क्राइब करना, उनके बारे में जानकारी देना, मॉडिफाई करना। ठीक, दोनों ही एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स दोनों ही मॉडिफायर्स होते हैं। ये मॉडिफायर्स लिखा हुआ है, ठीक है। एडजेक्टिव्स जो होते हैं ये मॉडिफाई करते हैं नाउन्स को, पता है, ये सबको ही पता है। तो एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो मॉडिफायर्स होते हैं, वो मॉडिफायर्स किसके होते हैं, नाउन्स के, ठीक है। एडवर्ब्स होते हैं वो भी मॉडिफायर होते हैं, वो मॉडिफाई किसको करते हैं, वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को और एडवर्ब्स को। तो ये चार हमारे जो वर्ड मतलब वर्ड क्लासेस होती हैं, नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स, इनको हम रखते हैं प्राइमरी कैटेगरी में। अच्छा, किसी बच्चे ने पूछा था भाई इनको प्राइमरी क्यों कह रहे हो और इनको सेकेंडरी क्यों कह रहे हो, बेसिस क्या है कि इनको प्राइमरी कहना है इनको सेकेंडरी कहना, तो मैं बता देता हूँ। दो है बेसिस। एक तो जो कोई आप सेंटेंस लिखते या बोलते हो, ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस को लिखने या बोलने के लिए आपको जो मोस्ट एसेंशियल वर्ड्स होते हैं वो ये दोनों हैं ऊपर वाले, नाउन और वर्ब। प्राइमरी इनमें नाउन है, पहले कोई थिंग या पर्सन होता है फिर उसके बारे में कुछ बताया जाता है। तो वर्ब और नाउन में भी प्राइमरी जो है वो नाउन है, नाउन के बाद फिर वर्ब है। इन दोनों के बगैर सेंटेंस नहीं बनता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नाउन और वर्ब को अगर हमें डिस्क्राइब करना पड़े तो फिर उनके लिए एडजेक्टिव और एडवर्ब्स हैं। एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करना पड़े तो एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब को डिस्क्राइब करना पड़े तो भी एडवर्ब है। तो ये प्राइमरी है, इनके बगैर सेंटेंस नहीं बनता। इनका फंक्शन सेकेंडरी होता है। जो प्रोनाउंस होते हैं वो रिप्लेसमेंट होते हैं, कंजंक्शंस जो होते हैं वो कनेक्टर्स होते हैं। कनेक्ट तो आप किसी को तब करोगे ना जब पहले से कुछ हो, रिप्लेस तो आप किसी को तब करोगे ना जब पहले से कुछ हो। प्रेपोजिशंस रिलेशन शो करती हैं, रिलेशन तो आप किसी में तब शो करोगे ना जब पहले से कुछ हो। तो इनका फंक्शन बाद में है, ये इंडिपेंडेंटली सेंटेंस बना नहीं सकते। आप केवल कंजंक्शन, केवल प्रेपोजिशन का यूज करके सेंटेंस नहीं बना सकते, केवल नाउन, केवल वर्ब का यूज करके बना सकते हो। आपने नाउन यूज करा, वर्ब यूज करी और आपका सेंटेंस बन गया। फिर नाउन के साथ एडजेक्टिव लिख सकते हो, वर्ब के साथ एडवर्ब लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आप कंजंक्शन, प्रेपोजिशन का केवल यूज करके आप सेंटेंस नहीं बना सकते, ठीक है। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया, वो मोस्ट बेसिक एलिमेंट्स हैं सेंटेंस बनाने के लिए, ये तो बाद में यूज होते हैं, ये तो सुपरफिशियल होते हैं, इनके बगैर भी सेंटेंस बनते रहते हैं, उनके बगैर नहीं बनते। एक चीज, दूसरी चीज ये जो 4 वर्ड क्लासेस हैं जिन्हें हम प्राइमरी वर्ड क्लासेस कह रहे हैं, ये डायनेमिक है इन नेचर। जैसे आपने पढ़ा होगा या जानकारी अगर आपको हो कि इंग्लिश में हर साल नए वर्ड्स बढ़ रहे हैं, हर साल नए कुछ ना कुछ वर्ड्स आ रहे हैं। तो जितने भी इंग्लिश में नए वर्ड्स बढ़ रहे हैं ना वो सब यही होते हैं, वो या तो नाउन होते हैं या वर्ब होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, एडवर्ब होते हैं। सबसे ज्यादा नाउन है, फिर उससे कम वर्ब है। तो इंग्लिश में जो नए वर्ड्स ऐड हो रहे हैं वो इधर वाले हैं, इधर वाले नहीं है। प्रेपोजिशंस जितनी है बस उतनी है, कम हो गई हैं, बढ़ी नहीं है। कंजंक्शंस भी जितने हैं बस उतने ही हैं। प्रोनाउंस भी जितने हैं उतने ही हैं, कम हो गए हैं, ठीक है। शेक्सपियर के टाइम इंग्लिश में ज्यादा प्रोनाउंस हुआ करते थे, अब उसमें कम हो गए, बढ़े नहीं, उल्टे घट गए, ठीक है। तो प्रोनाउंस हैं, कंजंक्शंस हैं, प्रेपोजिशंस हैं, इंटरजेक्शंस हैं, ये फिक्स्ड हैं, स्टैटिक हैं। वो डायनेमिक है, वो लगातार बढ़ रहे हैं। नए वर्ड्स जितने बढ़ते हैं वो इन्हीं 4 कैटेगरीज में से कोई ना कोई होते हैं। एक तो ये ध्यान देना। दूसरे क्या ध्यान रखना है कि इनका फंक्शन क्या होता है। उनका फंक्शन समझ में आ गया। अब इनका फंक्शन क्या होता है तो देखो मैं आपको बताता हूं। प्रोनाउंस जो होते हैं ये होते हैं रिप्लेसमेंट फॉर नाउन्स।
रिप्लेसमेंट फॉर नाउन्स, जब हम नाउन्स को नहीं यूज करते तो उनकी जगह यूज होते हैं प्रोनाउंस, रिप्लेसमेंट वर्ड्स होते हैं। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कनेक्टर्स होते हैं। इनका काम होता है सेंटेंस के पार्ट्स को कनेक्ट करना, कनेक्टर्स होते हैं। प्रेपोजिशंस होते हैं रिलेटिंग वर्ड्स, ये सेंटेंस के वर्ड्स का आपस में रिलेशन शो करते हैं, ये रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं। ठीक है। इंटरजेक्शंस जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये होते हैं एक्सप्रेशन, हमारी फीलिंग्स का एक्सप्रेशन होते हैं ये। ठीक। तो कुल मिला के प्रोनाउंस जो होते हैं वो रिप्लेसमेंट होते हैं नाउन्स का। ऐसे वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस करके उनकी जगह लिखे जाते हैं वो प्रोनाउंस होते हैं। प्रो का मतलब इन प्लेस ऑफ होता है। कंजंक्शंस कनेक्टर्स होते हैं, उनका काम सेंटेंस के पार्ट्स को कनेक्ट करना होता है। तो ऐसे वर्ड जो सेंटेंस के पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं वो कंजंक्शंस कहे जाते हैं। प्रेपोजिशंस रिलेटिंग वर्ड्स होती हैं, वो किस सेंटेंस के वर्ड्स का आपस में रिलेशन शो करते हैं। रिलेशन ऑन द रिलेशन इन द सेंस ऑफ टाइम, इन द सेंस ऑफ स्पेस। ठीक है। कॉज इफेक्ट, मतलब रिलेशंस के कई टाइप हो सकते हैं। रिलेशन ऑफ टाइम, रिलेशन ऑफ स्पेस, रिलेशन ऑफ पर्पस, रिलेशन ऑफ कॉज, रिलेशन ऑफ रीजन, रिलेशन ऑफ कंपेनियनशिप, बहुत टाइप के हो सकते हैं। इंटरजेक्शंस जो होते हैं वो एक्सप्रेशंस होते हैं, वो हमारी फीलिंग्स का एक्सप्रेशन होते हैं। किसी सिचुएशन से रिलेटेड हमारी कोई फीलिंग है, फीलिंग ऑफ सॉरो है, फीलिंग ऑफ सरप्राइज है, फीलिंग ऑफ जॉय है, तो वो जो हमारी फीलिंग्स का एक्सप्रेशन दें वर्ड्स, उनको हम इंटरजेक्शंस कहते हैं। ठीक है। चलो, कुछ क्लियर हुआ यहां तक? थोड़ा बहुत कुछ क्लियर हुआ? बाकी अभी ऐसा मत सोचना कि प्रोनाउन खत्म हो गया या नाउन खत्म हो गया, कुछ नहीं खत्म हो गया। मैं केवल आपको बता रहा हूं कि वर्ड क्लासेस कितनी होती हैं और उनको कैसे डिसाइड किया जाता है, उनके फंक्शन क्या होते हैं। भाई प्रोनाउन कैसे पता चलेगा कोई वर्ड प्रोनाउन है? तो बता दिया, रिप्लेसमेंट फॉर नाउन। अगर कोई वर्ड नाउन को रिप्लेस कर रहा है तो वो प्रोनाउन है। कैसे पता चलेगा कोई वर्ड एडजेक्टिव है? अगर वो नाउन का मॉडिफायर है तो वो एडजेक्टिव है। कैसे पता चलेगा कोई वर्ड वर्ब है? अगर वो किसी वर्ड, किसी एक्शन या किसी स्टेट को रेफर कर रहा है तो वर्ब है। ठीक है। जिनको थोड़ा थोड़ा आ रहा है वो इसको रिवीजन करके बाद में देखेंगे लेक्चर को। आपको एक बार ये लेक्चर देखना पड़े, दो बार देखना पड़े, पांच बार देखना पड़े, सीखना ही है, समझना ही है। यहां तक आ गए? चलो, अब मैं आगे थोड़ा सा आपको पढ़ा रहा था कि जो फंक्शन होता है, ये तो हो गई 8 क्लासेस ऑफ वर्ड्स। अब हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस। फंक्शन ऑफ प्राइमरी वर्ड क्लासेस। ठीक है। जो प्राइमरी वर्ड क्लासेस हैं, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनका फंक्शन क्या होता है, ये सेंटेंस में क्या काम करते हैं। ठीक है। ये थोड़ा समझ लेते हैं। क्लासेस ऑफ वर्ड्स हमें पता चल गई, अब इनके फंक्शन समझ लेते हैं। तो देखिए मैं आपको समझाता हूं, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, प्लीज गिव अस ट्रीज अट्रैक्ट क्लाउड्स। ट्रीज गिव अस, ट्रीज गिव ह्यूमंस वुड। ट्रीज ट्रीज
originate from seeds। अब एक बार इन सेंटेंसेस को देखिएगा। आसान से सेंटेंसेस है, मुझे नहीं लग रहा इनमें से किसी में भी आपको दिक्कत हो रही होगी कोई बात समझने में, ठीक है। सारे मीनिंग भी आपको समझ में आ रहे होंगे, इनका क्या मतलब है आपको वो भी समझ में आ रहा होगा, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान देना, ठीक है। ट्रीज नाउन है, क्यों हम इसे नाउन कह रहे हैं? क्योंकि ये थिंग को रेफर कर रहा है, ठीक है। क्लाउड्स नाउन है क्योंकि ये थिंग को रेफर कर रहा है। वुड नाउन है, थिंग को रेफर कर रहा है। ह्यूमंस नाउन है, पर्सन को रेफर कर रहा है। सीड्स नाउन है, थिंग को रेफर कर रहा है, ठीक है। अट्रैक्ट वर्ब है, एक्शन को रेफर कर रहा है। अट्रैक्ट करना एक एक्टिविटी है, एक्शन है। गिव एक्शन है, देना, ये भी एक्शन है, वर्ब है। ओरिजिनेट कहीं से शुरुआत होना, प्रारंभ होना, ये भी एक्शन है, तो ये वर्ब है। तो ट्री नाउन है, मैं लिख ही देता हूं, ठीक है। ट्री वर्ड जो है वो नाउन है, यहां पर ट्री जो है वो नाउन है, यहां पर भी ट्री जो है वो नाउन है, ठीक है। यहां पे सीड्स जो है वो नाउन है, वुड जो है वो नाउन है, ह्यूमंस जो है वो नाउन है, क्लाउड जो है वो नाउन है, ठीक है। अट्रैक्ट जो है वो वर्ब है, गिव जो है वो वर्ब है, ओरिजिनेट जो है वो वर्ब है। फ्रॉम एक वर्ड बच गया, कि फ्रॉम क्या है? क्या ये एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है? हालांकि हमें इसको लिखना नहीं था, हम प्राइमरी वर्ड क्लास से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वो सीड्स को इसके बगैर समझाना मुश्किल था तो इसे लिखना पड़ा। तो ये जो फ्रॉम है ना, कोई वर्ब नहीं है, ना ये कोई एक्शन है, ना कोई ये स्टेट है। ये रिलेशन शो कर रहा है ओरिजिनेट का और सीड्स का, कि ट्रीज ओरिजिनेट करते हैं तो कहां से ओरिजिनेट करते हैं, तो ओरिजिनेट वर्ब को और सीड को रिलेट कर रहा है, तो ये प्रेपोजिशन है, ठीक है। यहां तक क्लियर? चलो अब जरा एक बार इनके फंक्शन समझो, ये जो काम कर रहे हैं ना वर्ड से, कर क्या रहे हैं। तो ये जो ट्रीज नाउन है, ये हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट है। ये जो ट्रीज है वो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ये जो ट्रीज है ये भी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की डेफिनेशन जल्दी से सभी लोग बताओ। सब्जेक्ट की डेफिनेशन सभी लोग एक बार बताओ। जल्दी से आंसर बताओ बच्चों। सब्जेक्ट की डेफिनेशन, जो किसी कार्य को करता है। देखो ऐसे पढ़ोगे तो फिर मैं चमका दूंगा किसी दिन। जो पढ़ाया जाता है वही पढ़ना है, जो बताया जाता है वही जानना है। जो आप अपना जानते हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत है, लेकिन उसको थोड़े समय के लिए छोड़ दोगे तो अच्छा रहेगा। जो आपको पढ़ा के, फॉर विच वी यूज वर्ब, एक्टिंग मत करो, इसका कोई फायदा नहीं, अपना नुकसान कर लोगे। कल मैंने आपको क्या समझाया था? कल हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिटेल में डिस्कस किया था ना, तो कल क्या पढ़ाया था? तो जो मैंने आपको पढ़ाया समझाया था, थोड़े समय के लिए उसी को ध्यान रखो। आप जो जानते हो पहले से, आप जो याद करे रट्टा मारे बैठे हो, ठीक है, अपना रखो, लेकिन मैं जब पूछूं तो वो बताओ जो मैंने आपको बताया समझाया है। धीरे धीरे आपको इसकी इंपॉर्टेंस खुद समझ में आने लगेगी, आप पहले वाली चीजें अपने आप ही छोड़ दोगे। हाँ, जिसके बारे में हम बात करते हैं, सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन सारे सेंटेंसेज में सब्जेक्ट कौन है? ट्री है, ठीक है। बाकी जो बच गया वो प्रेडिकेट है, मैं वहां पे लिखूंगा नहीं क्योंकि जगह ज्यादा हमारे पास नहीं है। तो अट्रैक्ट क्लाउड्स प्रेडिकेट है, गिव ह्यूमंस वुड प्रेडिकेट है, ओरिजिनेट फ्रॉम सीड्स प्रेडिकेट है, बाकी सब प्रेडिकेट है, ठीक है। सब्जेक्ट ट्रीज है, तो ये नाउन क्या काम कर रहा है सेंटेंस में? सब्जेक्ट का। अब दूसरी चीज देखो, दूसरी बात ये कि जो वर्ब्स होती हैं वो सेंटेंस में एक्शन को या स्टेट को रेफर करती हैं। वर्ब से हमें ये पता चलता है कि सब्जेक्ट ने क्या किया है, सब्जेक्ट को क्या हुआ, ठीक है। तो जैसे अगर मैं इनका यहां पे आपको बताऊं, ठीक है, तो देखो ये जो वर्ब है अट्रैक्ट, ये जो अट्रैक्ट हमने वर्ब लिखी है, ये एक्सप्रेस कर रही है डूइंग को। अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, डूइंग है। गिव किसी को कुछ देना, ये भी डूइंग है, ठीक है। ओरिजिनेट होना, करना नहीं, होना, ये हैपनिंग है। तो वर्ब्स जो होती हैं जिन्हें हम एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं, वो किसी डूइंग या हैपनिंग को एक्सप्रेस करती हैं। तो ये वर्ब एक डूइंग को एक्सप्रेस कर रही है। डूइंग का मतलब समझ रहे हो? डूइंग का मतलब है जिसमें कोई कुछ करे, हैपनिंग का मतलब है जिसमें किसी को कुछ हो। तो वर्ब्स वो वर्ड होते हैं जिनसे हम ये बताते हैं कि सब्जेक्ट ने क्या किया या सब्जेक्ट को क्या हुआ।
सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ, सब्जेक्ट ने क्या किया, ये बताने के लिए हम वर्ब्स यूज करते हैं। तो ये जो ओरिजिनेट वर्ब है ये हैपनिंग है। हैपनिंग का मतलब होना। ट्रीज ओरिजिनेट होते हैं, करते नहीं है, वो ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, ट्रीज हमें ह्यूमंस को वुड देते हैं, तो यहाँ पे ट्रीज डूअर हैं। ट्रीज अट्रैक्ट करते हैं क्लाउड्स को, तो यहाँ पे ट्रीज डूअर हैं। तो ये जो वर्ब है ये डूइंग को एक्सप्रेस कर रही है, ये गिव वर्ब है डूइंग को एक्सप्रेस कर रही है, ये ओरिजिनेट वर्ब हैपनिंग को एक्सप्रेस कर रही है। यहाँ तक क्लियर? आगे आ जाओ। उसके बाद में ये जो हमने क्लाउड्स नाउन लिखा है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो ह्यूमंस हमने लिखा है ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जो वर्ड लिखा है ये भी ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जो सीड्स लिखा है ये भी ऑब्जेक्ट है। बस डिफरेंस क्या है? ठीक है, कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये प्रेपोजिशन का है। ये जो सीड्स है ये ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन का। ये जो वर्ड वुड है और ह्यूमंस है ये ऑब्जेक्ट है वर्ब के। ठीक है, ये क्लाउड्स ऑब्जेक्ट है वर्ब का। तो हमें ध्यान ये रखना है कि जैसे हम वर्ब्स के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं ना तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, उसी तरीके से प्रेपोजिशन के बाद लिखते हैं तो वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, अब यहां पे एक नया टर्म आया, क्या? ऑब्जेक्ट। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? चलो, मेरा क्वेश्चन है आप सबसे, जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब हम ग्रामर पढ़ते हैं ना तो हम ग्रामर में ये सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है ये वर्ड यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है आप में से कौन बता सकता है? बताओ, जो बता सकते हो वो जल्दी से बताओ कमेंट करके। एक कह रहा है ऑब्जेक्ट इज नाउन और प्रोनाउन, पिटेगा क्या? मैं पूछ क्या रहा हूं, बता क्या रहा है? हाँ, देखो ऑब्जेक्ट को अगर हमें डिफाइन करना हो, हाँ, वर्ड का रिप्लाई ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का आसान तरीका होता है। अगर हमें ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज समवन और समथिंग विच गेट्स अफेक्टेड बाय द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन से जो प्रभावित हो वो ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट ने कोई काम किया, उस काम का इफेक्ट जिस पर गया, उससे अफेक्टेड जो हुआ, उससे प्रभावित जो हुआ वो ऑब्जेक्ट है। तो हम सीधे ऐसे कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज समवन और समथिंग विच गेट्स अफेक्टेड बाय द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने की बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट का जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो आप व्हाट और हुम से कर सकते हो। ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए व्हाट और हुम का मदद ली जा सकती है, कि ऑब्जेक्ट्स ऐसे नाउन या प्रोनाउन होते हैं जो वर्ब के बाद लिखे होते हैं और वो व्हाट या हुम के रिप्लाई होते हैं। ठीक है, वर्ब के बाद में लिखे गए ऐसे नाउन से प्रोनाउन जो व्हाट या हुम का रिप्लाई हो वो ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे यहां पर आप देखो ये जो क्लाउड्स है ना व्हाट का रिप्लाई है, ट्रीज अट्रैक्ट, ट्रीज अट्रैक्ट करते हैं व्हाट, व्हाट डू दे अट्रैक्ट, तो व्हाट का रिप्लाई है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ट्रीज गिव व्हाट डू ट्रीज गिव, तो वुड व्हाट का रिप्लाई है ऑब्जेक्ट हो गया। ट्रीज गिव वुड हुम डू दे गिव वुड, तो हुम का रिप्लाई ह्यूमंस हो गया तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो व्हाट और हुम के रिप्लाई ऑब्जेक्ट होते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि व्हाट का रिप्लाई क्या होता होगा, थिंग। हुम का रिप्लाई क्या होता होगा, पर्सन। तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास कोई ऐसी वर्ब होती है जिसके बाद हमने एक और रिप्लाई लिख रखा होता है, या तो व्हाट का या हुम का। जैसे क्लाउड्स है, ये व्हाट का रिप्लाई है। ठीक, तो जब हम किसी, और यहाँ पे हमने व्हाट और हुम दोनों के रिप्लाई लिख रखे हैं, तो अगर हम किसी वर्ब के साथ में व्हाट और हुम दोनों के रिप्लाई लिख दें तो जो व्हाट के रिप्लाईज होते हैं उन्हें हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो हुम के रिप्लाईज होते हैं उन्हें हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये एक हमें छोटी सी बात ध्यान रखनी कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है व्हाट और हुम का रिप्लाई। ठीक है, अगर किसी वर्ब के बाद में एक ही ऑब्जेक्ट लिखा हो व्हाट या हुम का, तब हमें उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कहना है। कहना हो तो डायरेक्ट कह सकते हो, वैसे वो वर्ड अवॉइड करना चाहिए, उसको केवल ऑब्जेक्ट कहना चाहिए। जैसे हमने लिखा दीज ट्रीज अट्रैक्ट क्लाउड्स, तो हम क्लाउड्स को केवल ऑब्जेक्ट कहेंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नहीं कहेंगे। ठीक है, फिर मैंने लिखा ट्रीज गिव ह्यूमंस वुड, तो यहाँ पे ह्यूमंस और वुड हमने दो लिखे। ठीक है, तो इसमें वुड जो है वो व्हाट का रिप्लाई है, ह्यूमंस है हुम का रिप्लाई है। तो जो ह्यूमंस हुम का रिप्लाई है इसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको क्या कहेंगे बच्चों,
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और वुड है इसे हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो व्हाट का रिप्लाई है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो होम का रिप्लाई है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये इतना समझ में आया? और समझो, जिन वर्ब्स के बाद में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं वो ट्रांसिटिव होती हैं, जिनके साथ हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखते वो इंट्रांसिटिव होती हैं। ठीक है, तो ये जो ओरिजिनेट वर्ब हमने लिखी है ये इंट्रांसिटिव है। क्यों? क्योंकि इसका हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। वो जो सीड्स है वो ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का है, वर्ब का नहीं है, ये ध्यान रखना। वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रेपोजिशन का है। वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा तो वर्ब इंट्रांसिटिव है। तो जिन वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट लिखा होता है वो होती हैं ट्रांसिटिव। जिन वर्ब्स के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं लिखा होता है वो होती हैं इंट्रांसिटिव। ये बात आप पहले से जानते होगे, नहीं जानते होगे तो आगे आप हमेशा ध्यान रखोगे। ठीक है, जिन वर्ब्स के साथ में ऑब्जेक्ट लिखा है वो ट्रांसिटिव है, जिनके साथ नहीं लिखा वो इंट्रांसिटिव है। ठीक है, तो जैसे यहां पर हमने ओरिजिनेट के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा तो वो इंट्रांसिटिव वर्ब है। गिव के साथ ऑब्जेक्ट लिखा और अट्रैक्ट के साथ ऑब्जेक्ट लिखा तो ये ट्रांसिटिव है। अब इनमें क्या होता है कि जिस वर्ब के साथ में केवल एक ही ऑब्जेक्ट लिखा होता है या लिखा जा सकता है उसे हम कहते हैं मोनोट्रांसिटिव। उसे हम क्या कहते हैं? मोनोट्रांसिटिव। तो अट्रैक्ट एक मोनोट्रांसिटिव वर्ब है। मोनो का मतलब वन होता है, सिंगल होता है। जिस वर्ब के साथ व्हाट और हुम दोनों के रिप्लाई लिखे हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसे हम कहते हैं डाई ट्रांसिटिव। तो गिव जो है वो एक डाई ट्रांसिटिव वर्ब है। कुछ समझ में आया? ये बातें समझ में आ रही है ना सबको? ये सब आपको नोट्स बनाने हैं, ये सब आपको चीजें लिखनी है, ये सब समझते हुए चलनी है। सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, डूइंग क्या है, हैपनिंग क्या है, इंट्रांसिटिव क्या है, ट्रांसिटिव क्या है, मोनोट्रांसिटिव क्या है, डाई ट्रांसिटिव क्या है। धीरे धीरे आप देखोगे ना, जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी, आपके सारे बेसिक्स अपने आप अपनी जगह पे फिट होना शुरू हो जाएंगे। कोई रट्टा नहीं मारना, कोई रूल की जरूरत नहीं पड़नी, ये सारी चीजें आपस में खुद ही कनेक्ट हो जाएंगी, अपने आप सब आपस में जुड़ जाएगी, एक बढ़िया पिक्चर बनेगी। बिल्कुल, बस आपको इनका रिवीजन करना, नोट्स बनाना है। रिवीजन करना, नोट्स बनाना, ये दो जरूरी काम है जो आपको जरूर करना है। 5 बज गए, चलो कोई बात नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अब यहीं से हम आगे क्लास बढ़ाएंगे। अभी हमारे वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस यही चलते रहेंगे कुछ क्लास तक। ठीक है, चलो। इसमें जो मैंने आज आपको पढ़ाया बताया, इसमें कोई बात ऐसी बच्चों जो आप पूछना जानना चाहते हो तो पूछ लो। ठीक है, बाकी आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? पार्ट ऑफ द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू ग्रामर, वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस। क्या होते हैं वर्ड्स, क्या होते हैं फ्रेजेस, क्या होते हैं क्लॉजेस, उनका हमने इंट्रोडक्शन दिया एग्जाम्पल से। फिर हमने वर्ड्स को पढ़ना शुरू किया। पहले हमने समझा कि वर्ड्स होते क्या हैं। ठीक है, फिर हमने समझा कि वर्ड के टाइप्स कितने होते हैं और वर्ड्स का काम सेंटेंस में क्या होता है। फिर वर्ड क्लासेस हमने डिस्कस करी कि दो तरीके की वर्ड क्लासेस होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। फिर प्राइमरी वर्ड क्लासेस होती हैं, हम उनके फंक्शन समझने की कोशिश कर रहे हैं और यहां तक हम आ गए हैं। इससे आगे की कहानी हम कल वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, डाई ट्रांसिटिव समझा तो दिया बेटा। ऐसी वर्ब्स जिनके साथ व्हाट और हुम दोनों के रिप्लाई लिखे हों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लिखा हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लिखा हो, वो डाई ट्रांसिटिव है। डाई का मतलब टू होता है ना, मोनो का मतलब वन होता है। तो मोनो ट्रांसिटिव वो वर्ब हो गई जिसके साथ एक ही ऑब्जेक्ट लिखा है, या तो व्हाट का रिप्लाई या हुम का रिप्लाई। डाई ट्रांसिटिव वो वर्ब हो गई जिसके साथ व्हाट का रिप्लाई भी लिखा, हुम का रिप्लाई भी लिखा, दोनों लिखे। बाकी यहीं से आगे भी कल भी कंटिन्यू यहीं से आगे करेंगे। ठीक है, चिंता नहीं करनी है। सभी नोट्स बनाएंगे, सभी रिवीजन करेंगे। ठीक है, और कोई छोटा मोटा डाउट रहेगा तो उसको अपना नोट करके रख लेंगे, जब डाउट क्लास होगी तो उसमें आप पूछेंगे। पीडीएफ ये आपको आपके बैच में ही मिल जाएगी। ठीक है, खुश? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी यहीं से हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए टाटा।